अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान पर कातलाना हमले के एक हफ्ते बाद तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज उसी मकाम से दोबारा शुरू हो गया है जहां वजीराबाद में इमरान खान के काफिले पर फायरिंग हुई थी और दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अहम मुशावरत के लिए लंदन में मौजूद हैं, जहां आज भी उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और इसी दौरान ISPR की जानिब से भी अहम बयान सामने आ गया है जिसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ अलविदाई दौरे कर रहे हैं, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी का इम्कान खत्म हो गया है और अब करीब नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही और इसमें मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज भी शरीक थे। और इस मुलाकात में लॉन्ग मार्च और नए आर्मी चीफ की तैनाती समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया गया। आज इस हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। ISPR ने बयान जारी किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज सियालकोट और मंगला गैरीजन का अलविदाई दौरा किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहां वो वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात में भी मौजूद थे और इस वक्त लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, वो अब भी चाहें तो प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आज एक तवील मीटिंग हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब के साथ, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। आज फाइनली खबर आई कि जो ISPR की तरफ से कि जो अलविदाई मुलाकातें हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शुरू कर दी हैं। दरमियान में क़यास आराइयाँ हो रही थी अब, और वो ये थी कि एक्सटेंशन देने की, एक्सटेंशन लेने की बातें हो रही हैं। तो क्या अब समझा जाए कि तौसी नहीं हो रही है, नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी? कि मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा जो डिस्क्रेशन है उससे काम लूँगा। अभी जो है इस मीटिंग में जो भी तबादला ख्याल हुआ है उसमें कोई कंक्लूसिव जो है अभी है, तो इसलिए मैं एतराज़ करूँगा कोई कंक्लूसिव कमेंट देने के लिए। लेकिन ये डेफिनेटली जो आपने जो टॉपिक आपने मुझसे पूछा है उसके मुताबिक तबादला ख्याल हुआ है। जो इस वक्त मुल्क में बदअमनी है उसके मुताबिक भी तबादला ख्याल हुआ है और बड़े से मसले ज़ेर बहस आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ जो है 1-2 रोज़ के अंदर जो है वो सामने आ जाएगा। बाकी जो आपने जो ISPR की तरफ से जो आया है वो हमने भी पढ़ा है, सुना भी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि एक जो इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरफ इस सारे मसले को ले जा रही है। जिस इंस्टीट्यूशन का हमें एहतराम भी है, उस प्रोसेस का भी एहतराम है, उसकी हम सैंक्टिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं, उसको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा जो है बनाने से जो है हम गुरेज भी कर रहे हैं। मैंने आपको 2-3-4 मौके पे मैंने आपके साथ भी यही बात की है कि उसको डिस्कोर्स का हिस्सा जो है ना, हम चाहते हैं कि 6 साल के बाद अगर ये मौका आया है इस चीज़ का तो इसको इस एक डिग्निटी के साथ जो है इस मौके को जो है ना डील किया जाए, बजाय इसके कोई एक वाइडर कंट्रोवर्सी का ये मौजू बने। मगर आपने वाकई मुसलसल ये बात की है, मगर कंट्रोवर्सी तो पैदा हो गई थी और फिर ये भी खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब को अचानक उन्होंने ट्वीट कर दिया था ऑफ टू पाकिस्तान, वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, फिर लंदन जाना पड़ा। तो सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी, तौसी की बातें होना शुरू हो गई थी, इसीलिए वो गए। फिर आप वज़ीर दिफा हैं, ज़ाहिर है, और आपकी जो वजारत है वो बड़ी अहम है सारे के सारे मामले में, आप भी इसीलिए वहाँ गए। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इस बात से बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ कि शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये इस मसले को कंट्रोवर्शियल बनाना जो है वो इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मकसद है। उनका मैंने कल परसों भी तलत साहब के प्रोग्राम में ये मैंने अर्ज़ की थी कि उनको जो पिछली अक्टूबर से जो झगड़ा शुरू हुआ उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सारे का सारा इसी मसले के लिए शुरू हुआ कि वो DGI जो है वो अपने मर्जी का रखना चाहते थे और उसको कंट्रोल करके, उस अदारे को कंट्रोल करके अल्टीमेटली वो जो ये नवंबर में जो 29 नवंबर को जो कुछ होने वाला है, जो ट्रांजैक्शन होने वाली है, उस पर असरअंदाज होना चाहते थे। आज क्योंकि इख्तियार उनके पास नहीं है, इक़्तिदार उनके पास नहीं है और आईनी तौर पे उनका कोई हिस्सा नहीं है इस सारी ट्रांजैक्शन के अंदर,
तो वो चाहते हैं कि इसको जितना भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके इसको बनाना चाहिए। मेरी वसीयत वज़ीर दफ़ा और एक पॉलिटिकल वर्कर के मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक अदारा जो मेरी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, मैं उसका तक़द्दुस जो है या एक जो मौका आया है जिसमें हमने ये फैसला करना है, उसकी सैंक्टिटी को और उसकी डिग्निटी को बरकरार रखूं और उसको प्रोटेक्ट करूं। ये मेरा एक बड़ा बुनियादी फर्ज है। मगर ख्वाजा साहब ये दुरुस्त है, मगर दरमियान में खबरें आई ना कि जैसे आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक, फिर ये भी खबरें आई कि नवंबर के पहले हफ्ते में कि समरी आई नहीं है, जिसकी वजह से बात हो नहीं पा रही है। समरी आनी थी, नहीं आई, जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखें, ये प्रेशर जो है मीडिया की तरफ से भी ये बड़ा इसका क्रिएट हुआ। जेन्युइनली मीडिया अगर प्रेशर क्रिएट करता है तो वो भी एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे लोगों की, मैं उसको नेगेटिवली नहीं देखता। तो लेकिन अगर आप पिछली दोनों 2013 और 2016 वाली अपॉइंटमेंटें देखें तो वो 18 के बाद जो है समरी जो है मूव हुई। तो अभी 18 में मेरा एक हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहां हमने इतना सब्र किया है और हम वी हैव नॉट सकम टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय सो मेनी क्वार्टर्स, जिसमें सबसे बड़ा जो है इमरान खान ने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जहां हमने जब्त करके कंट्रोल करके इस सिलसिले को, अगर समरी जो है वो नाम जो है 18 के बाद आते हैं, 18 नवंबर के बाद आते हैं, तो मेरा ख्याल है पुरानी रवायत जो है वो बरकरार रहेगी और इसके अंदर जो एक तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, उससे हमारा जो है दामन जो है बच जाएगा और जो भी चेंज आएगी इस सारे नतीजे में उसका एक तकद्दुस, उसकी डिग्निटी जो है बरकरार रहेगी। ख्वाजा साहब, क्या ये खबरें भी आई, क्या ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर तौसी के हामी थे, नवाज शरीफ साहब नहीं माने और वो चाहते थे कि नई तैनाती ही हो? नहीं, देखें, हमारा मुझे किसी स्टेज के ऊपर जो है मियां शहबाज साहब ने ये इंडिकेट नहीं कहा। मैं कुछ क्रूशल मीटिंग्स में मैं शामिल भी रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तसलसल के साथ आज तक जो है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से 12-15 दिन से, बल्कि मैं कहूँगा 3-4 हफ्ते से यही इंडिकेशन आती रही है। और ये जो आज जो सिलसिला शुरू हुआ है अलविदाई मुलाकातों का, ये 4-5 रोज़ से शुरू हुआ है। ये आज पहली दफ़ा नहीं है कि सियालकोट और मंगला की जो उन्होंने एड्रेस की है, जो गैरिजन्स को एड्रेस किया है, ये 4-5-6 रोज़ से शुरू हुआ है। मेरा अपना ख्याल है कि ये दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है कि ये सारा प्रोसेस जो है उनके लिए जो है, और आने वाले जो इनकम्बेंट होंगे या जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए जो है ना, हम इसको थोड़ा वी शुड कीप इट अंडर द रैप्स, यू नो। ये मेरी आपसे सदा है। और फिर मुझे साथ में भी बताइएगा ख्वाजा साहब के, ज़ाहिर जब आप पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आए थे तो DG ISPR के हवाले से हमने सवाल किया था कि ISPR की तरफ से कहा गया है कि हुकूमत इस हवाले से कानूनी चाराजोई करे जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने अपने इल्ज़ामात आज फिर दोहराए हैं और वो आगे इस बात को ले गए हैं कि एक और ऑफिसर था जो बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग में मौजूद था जब मुझ पर हमला हो रहा था, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ और मुझे एजेंसी के अंदर से इतलात मिल रही हैं। अब ये दोनों बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। अगर उन्हें इतलात दुरुस्त मिल रही है तब भी ख़तरनाक है कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ, गलत मिल रही है तब भी ख़तरनाक है कि एजेंसी के अंदर से ही ये सब कुछ हो रहा है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाकायदा तौर पर बार बार इस बात को कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी, लोकल मीडिया में भी। देखें, वो इस चीज़ को भी जो है, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, हमने उसकी मजम्मत की है और वो काबिल मजम्मत है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दो बातें नहीं या दो राय नहीं है। लेकिन देखें, वो इसको भी एक पॉलिटिकल, हर चीज़ को वो एक पॉलिटिसाइज करना शुरू किया हुआ है उन्होंने। बुलेट फ्रैगमेंट्स जो है उनको लगे हैं, उनको गोलियां नहीं लगी। उन्होंने वहाँ पे मौके के ऊपर जो है मुआयना नहीं कराया, वहाँ पे जो बंदा जो है जहाँ बहक हुआ उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सीज उसके सिलसिले में सारी सामने आ रही हैं। ये सारा वाक़या जो है जिसकी सारे मुल्क ने और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी मजम्मत हुई, उससे जो अफसोस का इजहार हुआ वो सारे का सारा डिस्पेल हो गया है। वो सारे का सारा जो है ना एक किस्म का तहलील हो गया है, बिकॉज जो कंट्रोवर्सीज उन्होंने खुद बनाई हुई हैं।
कि वो जब 3 घंटे के बाद वहां पहुंचे, अभी तक वो जो इनकी अपनी हुकूमत ने जो है वो जो एफआईआर ना दर्ज की, और उस एफआईआर का जो सिलसिला है आज भी शकूक और शुबहात का जो है वो शिकार हो गया हुआ है। तो ये सारी बातें जो है ना अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो जहाँ पे एक क्रेडिबिलिटी मुल्क और कौम की होती है वो भी डैमेज होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इमरान साहब को जो है ना वो इसका नुकसान पहुंच रहा है कि उनकी तमाम तब स्टोरी जो है ना वो सारी की सारी फेक साबित हो रही हैं। मगर ख्वाजा साहब, ये तहकीक तलब मामला तो है ना कि हॉस्पिटल में फ्रेगमेंट्स लिखा हुआ है। अगर लिखा है शौकत खानम, आप दुरुस्त कह रहे हैं, शौकत खानम की रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है कि उन्हें फ्रेगमेंट्स लगे, मगर ये बात तहकीक तलब नहीं है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे एजेंसी के अंदर से ये सारी की सारी इतलात दी जा रही हैं, जो वो बातें कर रहे हैं, जो इल्जामात वो एजेंसी पर ही लगा रहे हैं, इदारों पर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर से मालूमात आ रही हैं। मेरी एक बात सुने, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। वो अपनी हर बात के लिए कोई ऐसा रेफरेंस देते हैं ताकि उनकी बात की में जो सच्चाई का जो आंसर सामने आए या उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो। लेकिन देखें, एक शख्स जो है, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं कि इनके वक्त जो है तोशा खाना में जो घड़ियां आती थी उसकी जगह फेक रिप्लेस कर दी जाती थी घड़ियां जो है, और जो वैल्यूएबल घड़ियां होती थी वो ले ली जाती थी और गिनती पूरी करने के लिए वहां पे फेक घड़ियां जो है ना रख दी जाती थी। जहां तक 2 नंबरी और नौसरबाजी जो है की गई हुई है, एक शख्स के इस बात के ऊपर एतबार किया जाए, किस लोगों के नाम लेता है। आज भी सुना है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के नाम लिए हैं। आप देखें जिन लोगों ने इसके ऊपर एहसान किया, जिन लोगों ने इनको पॉलिटिकल विल्डरनेस से निकाल के जो है वजारत उस्मा तक पहुंचाया, लोग अपने मौसरों को याद रखते हैं। जो हाथ पकड़ता है या जो वक्त के वक्त पानी भी पिलाता है, लोग उसका एहसान याद रखते हैं। इसने सारी जिंदगी अपने मौसरों का जो है एहसान नहीं याद रखा जो है। और फिर यह है कि इस शख्स के पास हुक्मरानी है, 2 सूबों की हुक्मरानी है इस वक्त, GB की और आज़ाद कश्मीर की हुक्मरानी जो है, ये किस तरह अपनी जिम्मेदारियों और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उससे शर्क कर सकते हैं या उससे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। अगर स्टेट मशीनरी का कोलैप्स हुआ है पंजाब में, तो पंजाब में इनकी हुकूमत है। पंजाब में जो कुछ हुआ है वो हो रहा है, वो इनकी हुकूमत है। वहां पे अगर परवेज इलाही साहब परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो इनकी हुकूमत है, इनके वजीर आल। तो ये जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने के लिए हुकूमतें ना इस्तेमाल करें, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर हमला करने के लिए ना इस्तेमाल। मगर ख्वाजा साहब, वो अगर अंडरमाइन कर रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद हुए, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल खराब, मुआशी सूरत हाल खराब, मुल्क के वजीर आजम बार बार लंदन चले जाते हैं, अब तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल भी गया है। आपने कहा नहीं इतनी तवील मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को कि सर आप आ जाएं, आप हमें बार बार बुला लेते हैं। नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज आप बता देखें, लास्ट टाइम इन्होंने धरना दिया शाहजेब, तो उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आना था और उनका पोस्टपोन हुआ। अब तकरीबन अराउंड 21 जो है वो सऊदी अरेबिया के वजीर आजम और कॉन्फ्रेंस जो है वो तशरीफ ला रहे हैं। ये उसको भी सैबोटाज करना चाहते हैं, उसको भी। इससे मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क की इज्जत का नुकसान होता है, मुल्क की मईशत का नुकसान होता है, मुल्क के ताल्लुकात जो हैं उनका नुकसान होता है। ये शख्स जो है वतन को, हमारी जो है, हमको एक साइड पे रखते हैं, PMLN को एक साइड पे रखते हैं, सियासत को एक साइड पे रखते हैं, लेकिन ये अपने इक़्तिदार छिन जाने का इसको इतना दुख है, ये मुल्क को नुकसान करने से बाज नहीं आ रहा। अरशद शरीफ का जो है अब साबित हो गया कि वो वहां पे कत्ल हुआ है। वो किन 2 लोगों के पास था, किसने वहां उसको भेजा, दुबई से कीनिया भेजा, कौन आदमी लोग इस्तेमाल है, आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कौन लोग इस्तेमाल, और किसने उनको यहाँ भेजा। खुद कहते हैं मैंने उसको कहा यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है। वो जान को खतरा था या जान उनको लेने के लिए वो उसको भेजा गया बाहर के, वहां पे जाके किसी हादसे का वो शिकार हो जाए या किसी कत्ल का शिकार हो जाए, सबको पता है। अब वो कह रहे हैं कि जो है वहां पे उनके साथ तशद्दुद हुआ, उनको ये हुआ। ये सारी चीजें, इस तरह के बहुत सारे वाकयात जो है इस मुल्क में। मैं ख्वाजा साहब, हमारे साथ पिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मौजूद होंगे, क्योंकि कल ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें सामने आई हैं। तो क्या हकीकत है अरशद शरीफ साहब पर तशद्दुद की? हम नाज़रीन को बता दें कि ब्रेक के बाद हम उनसे भी बात कर रहे होंगे। जी ख्वाजा साहब, मगर ये बता दीजिए ना, अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये बात भी डिस्कस हो गया, अगले महीने वापस आ रहे हैं?
जी, मैं मियाँ साहब जल्द वापस आएँगे, ये बिल्कुल उनसे ये भी डिस्कशन हुई है। पार्टी जो है डिसाइड करेगी, हो सकता है वाइडर मीटिंग हो पाकिस्तान में या यहाँ पे, वो किसी मीटिंग में जो है जो कंसेंसस होगी तो हम मियाँ साहब को कहेंगे वापस आ जाएँ, इंशाअल्लाह ताला। और उसमें एक मेन वजह भी है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि ये 2, 4, 5, 10 दिन के जो हालात हैं, इनमें बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी। हम चाहते हैं मियाँ साहब उस वक़्त पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ जिस वक़्त हालात में एक जो है उसका एक सिमत जो है मुतय्यन हो चुकी हो और एक क्लैरिटी आ चुकी हो, ताकि वो उससे वापस आके वो यकसुई के साथ अपनी पार्टी को भी लीड करें और पाकिस्तान को दोबारा जो है उस रास्ते पे डालें जिससे वो भटकाया गया। ख्वाजा साहब, ये आज से 5 साल क्लैरिटी पहले जो है किस किस्म की, यानी मियाँ साहब देखना चाहते हैं कि वो और मरीम नवाज उस वक्त तक उधर रहें जब तक कि ये खतरा ना टल जाए कि कहीं मुल्क में मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा अगले 1-1.5 हफ्ते में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में कोई मार्शल लॉ का कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्कान है। मुझे पूरा यकीन है, मैं अल्लाह ताला मेरे मुझसे बड़ा बोल ना बुलाए कि हमारी अफवाज जो है किसी ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो हरकत के या इक़दाम के जो है मुर्तकिब नहीं होंगे। बिल्कुल माज़ी से सारी कौम ने सीखा है और उसमें जो है वो हमारा ये अदारा भी शामिल है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान चाहता है। उनसे सवाल पूछा गया टीवी के ऊपर कि तुम न्यूट्रल फौज चाहते हो, उसका आईनी किरदार चाहते हो या अपनी जो है हमायत चाहते हो उस फौज के साथ? उन्होंने नहीं जवाब दिया उसका। तो इसलिए कौन चाहता है कि फौज जो है वो मुलव्वस रहे सियासत के अंदर? हम नहीं चाहते। हमें तो पिछले 75 साल में नुकसान हुआ है फौज की सियासत में आने का। हमें नुकसान हुआ, सियासतदानों को नुकसान हुआ, 58 में नुकसान हुआ, 69 में नुकसान हुआ, मुल्क टूट गया, 77 में नुकसान हुआ, उसके बाद 99 में नुकसान हुआ। सियासतदान जो इस नुकसान को जो है दोबारा मुल्क का और कौम का करना चाहता है और फौज को इनवाइट कर रहा है, ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिसमें मार्शल लॉ या इस किस्म की खुदा न खास्ता कोई पॉसिबिलिटी पैदा हो सके। ये इस तरह शाहजेब इस मुल्क के साथ नहीं करना चाहिए। वी ओ एवरीथिंग, वी आर एग्जिस्टेंस टू दिस कंट्री। ठीक है, मुझे आखिर में ये भी बताएगा कि पंजाब हुकूमत के हवाले से भी कुछ हिकमत अमली आपकी होगी या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ के वो वज़ीर आला हैं, वो ही रहेंगे, या इस हवाले से भी कोई ना कोई हिकमत अमली बना रहे हैं आप? देखें जी, परवेज़ इलाही साहब जो है वो किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो वो गालियाँ जो है हमें तो देते हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, वो हमारे मुखालिफ रहे। बीच में थोड़ा सा फ्लर्टेशियस किस्म का हमारा उनके साथ रिलेशनशिप रहा, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन वो इस वक्त भी जिस हुकूमत के या जिस अलायंस के या जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा बन के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उसके लीडर को भी गालियां देते हैं। मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, उसको भी गालियां देते हैं और मैं ये बता भी दूंगा कि किनके सामने गालियां देते हैं इसको, इमरान खान को जो है। बता दें ख्वाजा साहब, किसके सामने देते हैं कि आप तक पहुंच गई बात? आप आपस में फिर अलग बात कर लेंगे, अभी शेयर नहीं करते। ऐसा कौन है कि जिसके सामने वो देते हैं और वो आप तक पहुंचा देता है? नहीं, हम देखना आजकल पाकिस्तान में जो है अगर इमरान खान को इतलाएं मिल सकती हैं तो हम लोग भी तो थोड़े बहुत जो है असर रसूख वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने को हमारे भी मेहरबानी पूरे कोई ना कोई सानू गलबात दस दिंदा है। ख्वाजा, आप तो इंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान को इन्फॉर्मेशन मिल रही है अंदर से? नहीं, उनको देखें, वो तो जो इन्फॉर्मेशन क्लेम कर रहे हैं ना, जो वो इन्फॉर्मेशन क्लेम कर रहे हैं वो अपने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं अपने उसके लिए, फायदे के लिए। मैं तो आपको वो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो हमारे अगेंस्ट जा रही है या हमारी फेवर में जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा एक ऐसी जगह पे पहुंचे। आप देखें कितनी दुख की बात है शायद मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ बंदा खुले आसमान के नीचे इस वक्त पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। सर्दियों का आगाज हो चुका हुआ है। नेशनल लेवल पे कोई डिबेट हो रही है कि हमने सैलाब ज़द खान का क्या करना है? कोई हो रही है डिबेट? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान में कि नेशनल लेवल पर जो डिबेट जो है, सियासत ने हर चीज को जो है बैकग्राउंड में डाल दिया हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है, हमारी अशराफिया जो है, उसमें ऐसे एलिमेंट हैं इमरान खान जैसे, जिसको इस बात की जो है परवाह नहीं है कि यहाँ पे 3.5 करोड़ बंदा जो है वो बेघर है, सैलाब से जो है मुतासरा है,
और हमारे यहाँ पे बाहर से एक डिग्नेटरी आ रही है, सऊदी अरेबिया का वजीर आजम क्राउन प्रिंस आ रहा है, उससे हमारी कुछ तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में खुशहाली आए, वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में गरीब आदमी जो है सुख का सांस ले सके, वो नहीं चाहते कि इसमें कानून और आइन की हुक्मरानी हो इस मुल्क के अंदर जो है। वो उनको सिवाय अपने इक़्तिदार के, और ये छोटे मोटे जो फ्रॉड और उसके बाद बड़े बड़े फ्रॉड भी किए हैं उन्होंने, ये छोटी मोटी जो मैंने अभी आपको बताया है, इस किस्म की नौसरबाजियां करने के अलावा क्या करते हैं? एक सियासी नौसरबाज है वो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक दफ़ा फिर कह दें कि तहरीक इंसाफ अब भी चाहे तो इन तमाम बातों पर अपना मौक़िफ़ ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में दे सकती है। हमने मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उन पर तशद्दुद के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही हैं, वो मज़ीद सवालात उठा रही हैं। जिम्स अस्पताल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, वहीं उनका पोस्टमार्टम हुआ था अरशद शरीफ साहब का। मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के वाक़े पर कीनिया की पुलिस के इब्तिदाई बयान में अब कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत दावा कर रही है कि अरशद शरीफ की शहादत नाके पर ना रुकने और गलत शनाख्त की वजह से नहीं हुई, बल्कि टारगेट किलिंग की वजह से हुई है। और अब काउंटर टेररिज्म कीनिया ने भी तस्दीक कर दी है कि अरशद शरीफ पर करीब से गोलियां चलाई गई और गोलियां चलती गाड़ी पर नहीं चलाई गई जैसा कि कीनिया की पुलिस दावा कर रही थी, बल्कि फायरिंग गाड़ी को रोक कर की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ एंकर कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में तस्वीरों के साथ ये दावा किया कि अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले बहिमाना तशद्दुद भी किया गया और बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल से पहले 3 घंटों तक टॉर्चर किया गया, उनकी पसली की हड्डियों को तोड़ा गया, उनकी 3 उंगलियों के नाखून भी उतार दिए गए और 2 उंगलियों को फ्रैक्चर भी किया गया। जिसके बाद इस पूरे वाक़े पर मज़ीद सवालात उठने लगे और आज काशिफ अब्बासी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बताया कि अरशद शरीफ को गुस्ल देने वाले अफराद ने बताया कि अरशद शरीफ के कुछ नाखून निकले हुए थे, उनकी उंगलियां भी मुड़ी हुई थी। तो इस सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद। उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान से टीम गई थी वो अपनी तहकीकात करके वापस आई है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब की जब लाश आई तो पिम्स अस्पताल में भी उनका पोस्टमार्टम किया गया और बहुत डिस्टर्बिंग तस्वीर सामने आई हैं और ये बात कही जा रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ था। डॉक्टर साहब, कंफर्म करेंगे आप कि उनके नाखून उतरे हुए होना, उंगली टूटी होना, तशद्दुद की बात होना, ये किस हद तक दुरुस्त है? शाज़ेब भाई, जिस तरह हमारे पास आया था पोस्टमार्टम, उसका पोस्टमार्टम हमारी जो मेडिकल टीम थी, जो कि प्रोफेसर SH वकार उसको लीड कर रहे थे, जो बड़े प्रोफेशनल और वो हैं, उनके मुताबिक उन्होंने तकरीबन 12 निशानात को निशानदही की है कि वहाँ पर उनको वहाँ से वो मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके राइट रेस्ट पर निशान है ब्रूजेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके निशान हैं कि 4 उंगलियों के नाखून नहीं हैं राइट के, और लेफ़्ट फिंगर के इंडेक्स के वहाँ पे निशान है ज़ख़म का। तो इस तरह मुख्तलिफ जब उन्होंने देखा तो तकरीबन 12 जगहों की उन्होंने निशानदही की है कि ये उनको मालूम हुआ है। वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो फॉरेंसिक लैब के लिए ली हैं और फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी हैं। जो मेडिकल बोर्ड है वही जब फॉरेंसिक की उनके पास आएंगी तो वही अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि इस पर कितना तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ। ये ज़ाहिरन हमें तो एज ए लेमैन अगर आप मुझसे पूछें लगता है, मगर हमारा क्योंकि केस इतना सेंसिटिव केस है कि इसमें सब चीज़ें आपको वही देनी होंगी जो टेक्निकली साबित हो जाए। और डॉक्टर साहब, क्या ये हो सकता है कि क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बॉडी का पहले कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया, तो ये नाखून का उतर जाना या उंगलियों का टेढ़ा हो जाना, ये सारे के सारे प्रोसेस में भी हो सकता है? शाज़ेब भाई देखिए, क्योंकि हमें कीनिया का पोस्टमार्टम मिला नहीं है। कीनिया का पोस्टमार्टम अगर हमें मिल जाए ऑफिशियली कि वहाँ पर उन्होंने पोस्टमार्टम में इनसे किस किस अज़ा से चीज़ें ली हैं, कहीं उन्होंने नाखून वहाँ से ना लिए हों, ये भी हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पर जब वो लेके आए थे तो हमारी मौजूदगी में ये नहीं थे, तो हमने उसको निशानदही करनी हमने लाजमी समझी, हमारी मेडिकल बोर्ड ने, और उसने उसमें ये निशानदही की। मतलब जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, मंजर आम पर आई, उसमें नहीं लिखा हुआ है निशानात के हवाले से या टॉर्चर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई थी? इब्तिदाई रिपोर्ट हमने आपके पास आई डोंट नो कि कौन सी रिपोर्ट है। हमें जो कंसर्न क्वार्टर हमें एप्लीकेशन देता है, मुझे 2 बंदों ने एप्लीकेशन अरशद शरीफ के केस में दी थी, एक पुलिस स्टेशन रमना ने और एक उनकी वाइफ ने।
तो कानून के मुताबिक हमने उनको मेडिकल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में हमने ये बताया है कि इसकी ये निशानदेही हुई है और हमने इससे ये जगह ली है, ये हमने बायोप्सीज़ ली हैं, वो लिए हैं कि हमने जहाँ पे फॉरेंसिक लैब के लिए भेजने थे कि फॉरेंसिक लैब उसको आइडेंटिफाई करके बता दे। तो हमने कंसर्न क्वार्टर को दिया हुआ है। कंसर्न क्वार्टर इसमें है पुलिस, जिसको पुलिस स्टेशन रमना है, उनके SHO को ये हैंड ओवर किया है। साहब ये बताइएगा कि उनकी वालदा ने ज़ाहिर आवाज़ उठाई कि उन्हें उनके साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं शेयर की जा रही है, फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया, अदालत ने पिम्स अस्पताल को नोटिस भी जारी किया है। क्यों नहीं शेयर की जा रही हैं पोस्टमार्टम की तफसीलात उनकी फैमिली के साथ? शाज़ेब भाई, मेरे पास उनकी वालदा ना आई हैं, ना एप्लीकेशन दिया गया है। उनकी वाइफ ने पहली एप्लीकेशन दी थी पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद वो भी नहीं आई हैं। ये उनका राइट बनता है, वो आएंगे। हम उनको जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये ढकी छुपी है नहीं जी, ये उनका हक है और ये हम उनको देंगे जी। और हाई कोर्ट की तरफ से हमें इस वक्त तक अभी ऑर्डर्स मौसूल नहीं हुए हैं और ये इनका राइट है। अगर वो कल आ जाते हम कल देते थे। हम रिपोर्ट देना ये इनका हक है। कानूनी तौर पर कंसर्न क्वार्टर को हम देते हैं जो हमें कानूनन पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, मगर वो तो मुसलसल मीडिया पर कह रही हैं कि मुझे मेरे बेटे की रिपोर्ट दी जाए, और जब नहीं दी गई तभी उन्होंने अदालत से रुजू किया है। शाज़ेब भाई, मैं मेरे ख्याल में कि इस पोस्ट पर बैठकर कोई झूठ तो नहीं बोलूँगा। मेरे पास तो नहीं आए या ना मुझे एप्लीकेशन दी गई है। मैं तो पिछले 15 दिन से मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। मैं तो हर वक्त इधर मौजूद होता हूँ। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा उनको। बट डॉक्टर साहब, ज़रा प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि हर एक को ये तो नहीं पता होगा ना कि जो डायरेक्टर साहब हैं उन्हीं के पास जाना पड़ेगा पोस्टमार्टम लेने के लिए। क्या हर एक को क्या यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप ही के पास आना पड़ता है? बिल्कुल, कानूनन देखें ना, कानूनन तरीका ये होता है कि जो हमें पोस्टमार्टम के लिए कहता है, हमें कानूनी तौर पर मुतल्लिका थाना कहेगा कि आप इसका पोस्टमार्टम करें। फिर मुतल्लिका थाना जो होता है उसको उसके लवाहिकीन कहते हैं कि हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है। इस केस में चूँकि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस है तो इस पर हमें पुलिस स्टेशन रमना ने अप्रोच किया और इसकी वाइफ ने हमें अप्रोच किया। दोनों के एप्लीकेशन हमारे साथ मौजूद हैं और नेचुरली चूँकि ये केस ऐसा केस है तो नेचुरली ये मुझसे पूछ कर ही दिया जाएगा। मतलब हम कंसर्न क्वार्टर को देंगे और इनकी फैमिली को देंगे। रेस्ट अभी क्योंकि पब्लिक भी हो चुकी है, चली भी गई है, और जब इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो हम सबमिट करेंगे। अगेन पुलिस को हम सबमिट करेंगे जिन्होंने हमें ये एप्लीकेशन दी थी। कानून ये कहता है जी। और डॉक्टर साहब, ये क्या कहा जा सकता है कि जो तस्वीर आई हैं सामने, मंजर आम पर आई हैं, वो पिम्स अस्पताल से ही की ही हैं और वहीं से ये सारी लीक हुई हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर यहीं की हैं और यहीं से लीक हुई हैं। आपने तहकीक की किसने लीक की? ये आज ही हमें पता चला है, इसी पर हम लगे हुए हैं, पता कर रहे हैं कि ये किसने किस तरह की गई है। और आप तस्दीक कर रहे हैं कि तस्वीर बिल्कुल सही हैं और अरशद शरीफ साहब ही की हैं? जो मेरे पास इस वक्त इस पोस्टमार्टम से रिलेटेड तस्वीरें हैं उनसे ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद मसूद हमारे साथ मौजूद थे। वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पिम्स अस्पताल से ही ये तस्वीर लीक हुई हैं, अरशद शरीफ साहब ही की हैं, और जो 12 निशान उनके जिस्म पर मौजूद थे, जिसकी अभी भी जो लेबॉर्ट्री में से जब रिपोर्ट्स आएंगी तो फाइनल क्या इस हवाले से कह सकते हैं डॉक्टर्स, ये बात मंजर आम पर रखी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये बात ज़ाहिर जो गुस्ल दे रहे थे, काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि उन्होंने भी नोट किया था कि उनकी जो उंगलियों के हवाले से, अरशद शरीफ साहब के हवाले से, डॉक्टर खालिद मसूद डायरेक्टर पिम्स अस्पताल हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कंफर्म किया है कि जो तस्वीरें हैं वो अरशद शरीफ साहब ही की हैं, पिम्स अस्पताल से ही लीक हुई हैं। इस मामले की तहकीकात हो रही हैं। अब जो टीम गई थी कीनिया से, वो भी इन्वेस्टिगेशन करके आ गई है। आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? ये क्या हुआ है अरशद शरीफ साहब के साथ? देखें शाहजेब, इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गई थी, बड़े एक्सपीरियंस ऑफिसर थे दोनों, और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन या एक इंक्वायरी में जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उन्होंने क्राइम सीन को विज़िट किया। उन्होंने उस गाड़ी को, जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब मौजूद थे उस वक्त वक़ुआ से पहले, उसे विज़िट किया। उन्होंने जो पुलिस की टीम, जिसमें 5 आदमी बताए जा रहे हैं जिन्होंने गाड़ी पे फायरिंग की,
उनको भी उन्होंने इंटरव्यू किया जिस हद तक उन्हें एक्सेस मिल सका। उस जगह को उन्होंने जाके पूरा विजिट किया और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने इंटरव्यू किया दोनों बंदों को, वकार और खुरम। इसमें जो डिटेल्ड फैक्ट्स हैं वो तो यानी अमानत हैं, वो एविडेंस और वो फैक्ट फाइंडिंग उस इंक्वायरी कमीशन की जो अब वज़ीर-ए-आज़म के लेटर पे मुकर्रर करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को। लेकिन इसमें जो चीज़ें जो है वो बिल्कुल यानी एक फाइनलिटी इख्तियार करती नज़र आ रही हैं, तो उनके मतलब मैं समझता हूँ कि बात कर लेना कोई उसमें हार्म नहीं है या वो इस फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो है वो कोई नुकसानदेह नहीं है। पहली बात, जो ये बयानिया है कि जी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ वहाँ से बिल्कुल साबित नहीं हुई और ये एक टारगेटेड मर्डर केस है। जिन लोगों ने फायर किया गाड़ी पे, उन्हें ये भी मालूम था कि गाड़ी में 2 आदमी हैं और जिसको उन्होंने टारगेट करना है वो किस साइड पे बैठा है। ये मैं बात उस एनालिसिस की बुनियाद पे कर रहा हूँ जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया, गाड़ी पे फायर किस तरह से लगे, किस साइड से लगे, और दूसरे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फायर जो है वो जो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ वो भी और जो जहाँ पे हुआ वो भी, उससे जो चीज़ जो है वो सामने आती है। दूसरा ये है कि जिस गाड़ी की वो बात कर रहे हैं कि जी गाड़ी को अगवा हुई थी, वो बंदा बीच में था, वो बंदा जो है वो अगवा हुआ था, उस गाड़ी के लिए नाका लगा हुआ था। वो वाक़या जो है वहाँ से कोई तकरीबन 100 मील दूर हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। उस वाक़े का इस वाक़े से कोई तल्लुक ही नहीं है। दूसरा ये जो रोड है, जिस रोड के ऊपर ये कह रहे हैं कि नाका लगा हुआ था, वहाँ पे कोई नाका नहीं लगा होगा, वो एक साइड रोड है। हमारी टीम जो है वहाँ पे पूरा दिन जो है वो विजिट करती रही है, तो वहाँ से सिर्फ 3 गाड़ियाँ पूरे दिन में गुजरी। यानी वो एक मेन रोड होती है, उसके बाद एक साइड रोड निकलती है जो आगे जाके किसी फार्म हाउस को जाती है या किसी और किसी जो है वो एक आध जगह प्राइवेट को जाती है। तो वो ऐसी रोड थी। उस रोड के ऊपर नाका लगना जो है वो कोई यानी उसका कोई जवाब नहीं बनता। तो इसलिए एक तो ये है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेट मर्डर है। और दूसरा ये है कि जो 2 बंदे हैं वकार और खुरम, वो किसी कीमत पे भी इस मर्डर से, इस इंसिडेंट से बाहर नहीं है। या तो उन्होंने अरशद शरीफ को पहले टॉर्चर किया और शायद उसको हलाक कर दिया और फिर गाड़ी में बैठा के एक ड्रामा स्टेज किया पुलिस की मदद से और ये रंग दिया कि जी इस तरह से ये वाक़या हो गया है। या फिर उन्होंने पुलिस को जो है वो साथ मिला के उन लोगों को और उनसे जो है वो चलती गाड़ी पे या गाड़ी रोक के फायरिंग करवाई और ये मर्डर जो है ये करवाया। क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस के मुतल्लक मालूमात हमारी टीम ने इकट्ठी की हैं, वहाँ पे पुलिस इस किस्म के काम बड़ी आसानी से करती है और ऐसे कामों में मतलब रहती है। वहाँ की किसी के कहने पे बंदा मार दिया, किसी के कहने पे वहाँ की जो पुलिस के हवाले से, फिर ये जो चोरीशुदा गाड़ी हवाले से जो आप बातें बता रहे हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह कीनिया गए, उन्होंने भी तकरीबन ये बातें कंफर्म की हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी गई, उन्होंने भी काफ़ी सारी इस मामले पर तहकीक की कि रोड पर निशान क्यों नहीं थे, कि अगर एक गाड़ी के टायर पर लग गई थी गोली तो क्या वजह है कि उसके बावजूद वो 26-30 किलोमीटर तक चल गई। सवाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। मगर एक तीसरी बात भी हो सकती है कि खुर्रम और वकार, और खुर्रम तो ज़ाहिर है क्योंकि गाड़ी में मौजूद थे साथ, तो वो सबसे बड़े विटनेस तो बहरहाल हैं, अगर वो कंप्लिसिट नहीं भी हैं, मुलविस नहीं भी हैं। उन्होंने कहा क्या है? क्या उन्होंने पुलिस के वर्जन को दुरुस्त कहा है कि जो पुलिस कह रही है वैसा ही हुआ था? जी वो बिल्कुल वो पुलिस के वर्जन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जब हमारी टीम ने उनको फिर कन्फ्रंट करना शुरू किया तो फिर वो दाएं बाएं हो गए, फिर चीज़ों के जवाब देने से इनकार किया।
अब ये है कि एक तो हम चाहते हैं कि उनका कम से कम 2 महीने का, क्योंकि 19 अगस्त को गए हैं अरशद शरीफ साहब वहाँ पे कीनिया, वहाँ से लेके इस इंसिडेंट की डेट तक अगर उन दोनों बंदों का जो है वो मिल जाए टेलीफोन डेटा, जो कि फिलहाल वो खुद तो खैर देने से इनकारी है ही नहीं, वहाँ भी गवर्नमेंट जो है वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है उसने अभी तक इसका मुकदमा तक नहीं दर्ज किया। पुलिस जो है वो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने को जो है वो तैयार नहीं है। पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो बयान देने को जो है वो तैयार नहीं है। और ये जो दोनों बंदे हैं ये वहाँ पे मल्टी बिलियनर हैं और इनका पुलिस से और वहाँ के जो दूसरे इस किस्म के सर्कल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पुलिस है वही एस्टेब्लिशमेंट है और वो पुलिस के लोग वहाँ पे इनका एक फार्म हाउस है कोई तकरीबन 100 एकड़ पे, और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक फायरिंग रेंज है जिससे पुलिस और बल्कि वहाँ की फौज जो है वो भी फायदा उठाती है और वहाँ पे इनको पे करके जो है वो वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करवाते हैं। यानी ये वेल कनेक्टेड लोग हैं। और वैसे मैं जरा हमने जब नुमाइंदों से बात की, अब्दुल अली शाह ने कंफर्म किया कि बहुत ताकतवर हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं। और मगर मैं फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने भी पुलिस के वर्जन को इंडोर्स कर दिया कि जो कीनिया की पुलिस कह रही है वही बात दुरुस्त है, तो जो कीनिया का में पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि जब हम डॉक्टर खालिद मसूद से बात कर रहे थे प्रिंस अस्पताल के, तो उन्होंने कहा कि कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हमारी जो टीम वहां गई थी, क्या वो भी इस नतीजे पर पहुंची है कि अरशद शरीफ साहब पर टॉर्चर किया गया था पहले? नहीं, देखें यानी टॉर्चर की जो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है बड़ा डिटेल्ड, वहाँ पे जो कीनिया में हुआ है उसका वो शेयर तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी मालूमात जो हासिल की गई हैं तो उसमें ये है कि जिस तरह की इंजरीज हैं, अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर उसकी फैमिली को भी और दूसरे सुनने वालों को भी इस बात की बड़ी तकलीफ है। तो वो इंजरी जो है वो ऐसी तो नहीं है कि वो विदाउट यानी टॉर्चर आ जाए, क्योंकि कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि टॉर्चर में ही होती है, अदरवाइज जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर उसकी कोई फ्रैक्चर वगैरह होती तो ये अंदाज़ा हो सकता था कि ठीक है वो गाड़ी को झटका लगा या कोई वहाँ पे कोई फायर लगा तो उससे कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ऐसी बात। लेकिन उसके ऐसी इंजरीज हैं कि वो टॉर्चर के ही जुमरे में आती है। तो राजा साहब, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है कि फुल कोर्ट इस हवाले से तहकीकात कर ले। आप कह रहे हैं कि उनका कॉल डेटा तक नहीं मौसूल हो रहा है, ना वहाँ की पुलिस कोऑपरेट कर रही है, ना खुर्रम और वक़ार कोऑपरेट कर रहे हैं, और खुर्रम और वक़ार ये कह रहे हैं कि जो कीनिया की पुलिस कह रही है वही दुरुस्त वर्जन है, मगर अब टॉर्चर की बात सामने आ रही है। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? ये कौन ताउन, अगर वहाँ की पुलिस भी नहीं ताउन कर रही, ये दोनों भी नहीं ताउन कर रहे, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी टीम गई थी बड़े ये एक्सपीरियंस ऑफिसर से, और ये काफ़ी कुछ वहाँ से लाए हैं जो कि सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनको अगर अभी से ऑन एयर कर दिया जाएगा तो फिर वो इस केस की फर्दर जो प्रोग्रेस है उसको नुकसान पहुँचाएंगी। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ले आए हैं वहाँ से, और इसमें ये 2-3 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये टारगेटेड मर्डर का केस है, और इसमें जो वकार और खुर्रम हैं उनकी और पुलिस की क्लेमेंट्स जो है वो बिल्कुल जो है वो बनती है। और उसमें लगता ये है कि इन दोनों भाइयों ने ये पुलिस जो है इन पुलिस के साथ साझबाज करके उसको पैसे वगैरह दे के तो ये इसको कवर करने के लिए जो है वो पुलिस का एक्शन करवाया है, और वहाँ पे पुलिस इस किस्म के एक्शन करती है। ये चीज़ें तो जो है वो अब साबित हैं। अब अगली बात ये है कि इन भाइयों का रास्ता किस किस के साथ था। तो अब अगर ये टेलीफोन डेटा, एक तो टेलीफोन डेटा है, कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके मुतल्लिक अब इस टीम से मीटिंग के बाद मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से दोबारा रिक्वेस्ट की जाए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कीनिया के प्रेसिडेंट को दोबारा रिक्वेस्ट करें पहले की तरह, और उनसे कहें कि जी हमें ये इन्वेस्टिगेशन भी करवा के दें, या उस इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारी जो टीम है इसको भी साथ शामिल करें। और ये जो फैक्चुअल पोजीशन हैं, ये चीज़ें जो हैं, जो जैसा कि ये कॉल डेटा है
और दूसरा वो जो पुलिस के लोग हैं उनके मतलब कुछ बुनियादी मालूमात हैं, ये हमें जो है वो मुहैया की जाए। दूसरा ये है कि उस टीम को हम भेज रहे हैं दुबई, कि दुबई में 10 तारीख को गए हैं अरशद शरीफ साहब दुबई, और 9 दिन बाद ही उनको जो है वो कीनिया चढ़ा दिया गया है। तो वो क्या अमल थे कि उनको फौरी तौर पे कीनिया ही क्यों भेजा गया? और कीनिया से जो उनका मंगवाया गया है वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा था। नहीं, ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा नहीं था। उनका वीज़ा बाकायदा जो है वो स्पॉन्सर किया गया, वकार ने स्पॉन्सर किया। और ये तारक वसी साहब हैं कोई ARY के, उन्होंने बाकायदा टेलीफोनिकली जो है वो वकार साहब को कहा कि जी ये बंदा है हमारा, इसको स्पॉन्सर करें और इसको फिर वहाँ पे जो है वो रखें। इस बात का भी ये रिकॉर्ड पे ऊपर बात साबित है कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, उसने वकार ने, और तारक वसी साहब का टेलीफोनिकली उनको जो है वो रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से अब ये चीज़ें जो हैं ये तारक वसी साहब भी वहाँ दुबई में हैं, सलमान इकबाल साहब भी फिलहाल दुबई में हैं या लंदन चले गए हैं। तो हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो टीम चाहती है कि उनके सामने भी जवाब रखे जाएं। वैसा मगर अभी कम से कम ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि ये जितने भी किरदार हैं, चाहे तारिक साहब हो, सलमान इकबाल साहब हो, इन्होंने उनसे कोऑपरेट करने के लिए, अगर उनकी जान को ख़तरा था, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए सब किया हो, बजाय इसके कि ये इम्प्लाई किया जाए कि ये लोग मुलविस हो सकते हैं किसी भी तरीके से, खुदा न खास्ता। नहीं तो फिर अच्छा, हाँ, ये बात भी हमारी फैक्ट फाइंडिंग में ये साबित है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इनको जानते नहीं थे, ये वकार और खुरम को। ये उनको पहली दफ़ा जो ये, हाँ, और ये तारक वसी साहब को जानते थे, ये इधर कराची आते जाते रहते हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब को नहीं जानते थे। फिर उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो सबसे पहला जो फ़ोन है उसने खुरम ने वो तारक वसी साहब को किया है कि भी ये हो गया है। फिर तारक वसी साहब ने जो है ये इतला दी है सलमान इकबाल साहब को। सलमान इकबाल साहब जो है उन्होंने फिर आगे इतला जो है वो फिर उसको किया खुरम को वापसी को। तो ये चीज़ भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। जैसे मगर मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कि ज़रा सलमान इकबाल साहब ने या किसी ने भी फैसिलिटेट करने के लिए कहा हो कि जी इनकी जान को खतरा है तो इनको ज़रा फैसिलिटेट कर दीजिएगा। मगर मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जो पहली इतला दी गई थी वो यही इतला दी थी इन्होंने कि उनका इंतकाल हो गया है और कत्ल बाकायदा तौर पर गोली लगने से हुआ है, क्योंकि सवाल उठता रहा कि हादसे की खबर क्यों चलाई गई थी। देखिए जी, हादसे की खबर तो वाले चलाई गई है, ये खुरम ने चलाई है, वकार ने चलाई है या पुलिस ने चलाई है। वो एक मिली भगत थी। यानी आप अगर मैं वो डिटेल आपके सामने रखूं तो ये बनता ही नहीं है, वहां पे नाका ही नहीं है, वहां पे रोका ही नहीं गया किसी को। ये बिल्कुल एक जो है वो फर्जी स्टोरी धर के पुलिस ने जो है वो चलाई है और ऑफिशियली चलाई है। ये भी बात है, ये नहीं है कि जो ये कोई इधर उधर की सुनी सुनाई बात है। पुलिस का और खुरम और वकार जो है ये आपस में इन्होंने इस एक्चुअल स्टोरी जो है, एक्चुअल स्टोरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम और हालात के पेश नज़र हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये टारगेटेड मर्डर है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उस जो हुआ है उसको कवर देने के लिए खुरम, वकार और पुलिस ने जो है ये एक कंकॉक्टेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी जो है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली गढ़ी है जो कि वहां पे साबित है। और खुरम और वकार के ऊपर लोगों को पता, खुरम और वकार पे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा होते हैं कि जो भी हुआ है अगर कोई बता सकता है तो वो ये दोनों शख्सियत। अब ये दोनों हैं कहाँ इस वक्त राना साहब? जी ये कैनेडियन, ये वैसे ओरिजिन इनके वालिद जो है वो पाकिस्तान से हैं, इनकी पैदाइश जो है वो कनाडा की है ये, और कारोबार जो है वो कीनिया में कर रहे हैं, और कीनिया में इनका कारोबार जो है वो बड़ा यानी हाई फाई लेवल का है। तो ये बस इधर ही कभी कनाडा होते हैं, कभी ये कीनिया होते हैं। अब आप देखें ना कि कीनिया ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसकी कोई तफ्तीश ही नहीं की अभी तक। यानी हमारी टीम जो है वो उनके जो पुलिस के सरबराह हैं उनसे बार बार मिलती रही है कि जी इसकी कोई तफ्तीशी टीम, इसकी कोई तफ्तीश, इसका कोई मुकदमे का अंदराज। और ये बात जो है ये वकार और
जो है वो उससे खुरम से होती रही है। उनको ये कहा जाता रहा है कि जी आप ये इन सवालों का जवाब दें, आप इन चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई करें। उन्होंने बाद में मिलना बंद कर दिया और कहा कि नहीं, अब हमारा वकील आपसे मिलेगा, हम अब आपसे बराह रास्त आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लाजमी है कि सारे वाक़े की तहकीकात की जाए, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि अरशद शरीफ के कत्ल के क्या मुहरकात थे, क्या हकीकत थी, अरशद शरीफ को इंसाफ मिले, उनके अहल खाना को इंसाफ मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।